नमस्कार। स्पेशल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज अपने जाहिल पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में बातें होंगी और विस्तार से बातें होंगी। अभी अभी नई नई न्यूज़ है वहाँ की कि एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। इस निंदा के विरोध में जनता भड़क उठी और पुलिस स्टेशन को ही जला डाला। ये माइंडसेट कब बना, क्यों बना और आने वाला भविष्य पाकिस्तान का क्या होगा, उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा, इस बारे में आज काफ़ी विस्तार से बातें होंगी। हमारे देश में इस निंदा कानून की मांग की जा रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से। सिविल कोड बिल के विरुद्ध माहौल बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? इस निंदा कानून की मांग क्यों की जा रही है? चीन 3 लाख सैनिकों की नई भर्ती कर रहा है। क्यों कर रहा है? विश्व की शांति, विश्व की राजनीति पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में विस्तार से बातें होंगी। और अंत में कांग्रेस के बारे में बातें होंगी कि कांग्रेस का जो वर्तमान दौर चल रहा है ये इसको कहाँ ले जाएगी, इस बारे में बातें हों। इसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अब आइए चलते हैं पाकिस्तान के बारे में। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि वहाँ पर इस निंदा कानून के विरुद्ध में पुलिस स्टेशन को भी फूंक डाला गया, क्योंकि भीड़ उस आरोपी की डिमांड कर रही थी। यह माइंडसेट एक दिन में नहीं बना है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ही आइडियोलॉजी है। वह किसी मुल्क, किसी राष्ट्र की परिकल्पना नहीं करता। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, ये आइडियोलॉजी है वहाँ की। तो इस आइडियोलॉजी पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उसी पर बना, उसी आइडियोलॉजी पर वो चलता रहा। वहाँ से चलते हुए इन 70 वर्षों में पाकिस्तान ने यहाँ तक का सफ़र तय किया कि पूरे विश्व में उसकी तुलना सूडान, नाइजीरिया जैसे देशों से होती है। उसी से टूट करके निकला हुआ बांग्लादेश इस समय विकास कर रहा है। वहाँ की जीडीपी बढ़ रही है, क्योंकि वायरस वहाँ भी है लेकिन उतनी नहीं है जितना पाकिस्तान में है। पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है। वहाँ पर जाहिलों की फैक्ट्री है। मजहब के नाम पर वह देश कुछ भी कर सकता है और उसकी यही आइडियोलॉजी, इसी सोच, इसी विचारधारा ने पाकिस्तान को एक जाहिल देश बना दिया गया। यह 70 वर्षों में पाकिस्तान यहाँ पहुँच गया है। तो एक सामान्य सी बात है कि जब किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी मुल्क में जब आर्थिक संकट पैदा होता है तो उसके साथ साथ पारिवारिक रिश्ते भी बिखरते हैं, वो भी संकट एक पैदा होता है। तो ये आर्थिक संकट पाकिस्तान को टूटने का संकेत दे रहे हैं। वह व्यक्ति के रूप में हो, तो यदि उसके पास आर्थिक संकट हो तो पारिवारिक संकट अपने आप पैदा हो जाता है। यदि वह मुल्क के विषय में हो तो वहाँ भी यही स्थिति है कि जो भी प्रांत हैं, जो स्टेट हैं, उनमें विद्रोह होगा और वो अलग होने की डिमांड करेंगे। इसलिए आज पाकिस्तान अपनी हरकतों के कारण
टूटने के कगार पर पहुंच गया है। तो यदि पाकिस्तान टूटता है या बिखरता है या जो भी कुछ वहाँ आग लगती है, तो निश्चित है कि भारत उससे अछूता नहीं रहेगा। उस आग की तपिश, उस विद्रोह की तपिश भारत तक भी पहुँचेगी। और जिस मुल्क का जन्म भारत से नफरत करने के लिए ही हुआ हो, तो नफरत किसी व्यक्ति को, किसी समूह को, किसी समुदाय को, किसी मजहब को, किसी राष्ट्र को सिर्फ बर्बादी के ही कगार पर लाती है। वहाँ तक पाकिस्तान इन 70-75 वर्षों के सफ़र में यहाँ तक पाकिस्तान का परिणाम यही रहा है। और आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए निश्चित रूप से अच्छा नहीं है, लेकिन इस पर भारत को खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी बर्बादी, उसके टूटने का प्रभाव भारत पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। इसलिए इस मुल्क को विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में सिविल कोड बिल का विरोध अभी से ही हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ईश निंदा कानून की मांग की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्या कारण है ईश निंदा कानून की मांग? वह इसलिए क्योंकि एक्स मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, वो अपने विचार रख रहे हैं, जो मजहब की कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो सामने आ रही हैं। इनको मजहब से हटने का भय है, डर है। पब्लिक जागरूक हो रही है, महिलाएं जागरूक हो रही हैं, आम मुसलमान जागरूक हो रहा है। इस वजह से इनको ईश निंदा कानून की मांग उठानी पड़ रही है। और ईश निंदा कानून की मांग करने का अर्थ है पाकिस्तान बनाना। तो ये एक साजिश भी है कि यह मुल्क भी पाकिस्तान की तरह से बर्बाद हो जाए। इस तरह से, इसलिए, इस कारण से ईश निंदा कानून की मांग की जा रही है। फिर रहा प्रश्न सिविल कोड बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है, उससे इनको क्या दिक्कत है, कट्टरवादियों को क्या दिक्कत है? उसकी दिक्कत ये है कि इनको अपने पहचान का खतरा महसूस हो रहा है। इनको अपने कट्टरता पर लगाम लगेगी, ऐसा महसूस हो रहा है। आम जनता जागरूक होगी, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है, इसलिए इस कोड बिल का विरोध हो रहा है। जबकि अभी तक सरकार का कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है कि इस पर कानून बनाने जा रही है सरकार। फिर भी कानून बनाने से पहले ही इसका विरोध हो रहा है। तो भारत को समय की ज़रूरत है जागरूक होने की, शक्तिशाली होने की और विवेकशील होने की। अब पूरी कोशिश ये करनी है कि कम से कम पाकिस्तान में लगी हुई आग की तपिश इस देश तक न पहुँचे, क्योंकि यह एक इंटरनेशनल साजिश है, भारत विरोधियों की साजिश है, जो 2.5 मोर्चे में आधे मोर्चे इस देश के अंदर हैं, जो अदृश्य हैं, जो लोकतंत्र के नाम पर कब्र में हैं, उनकी साजिश है, राष्ट्र विरोधियों की साजिश है। इसलिए इस देश को सतर्क रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान का बर्बाद होने का दौर, समय जो है प्रारंभ हो चुका है। उसके बिखरने का, उसके टूटने का, उसके बर्बाद होने का वक्त आ चुका है। अब कुछ बातें पाकिस्तान के नाजायज़ बाप चीन के बारे में भी हो जाए, क्योंकि ये दोनों मुल्क विश्व की शांति के लिए खतरा बन रहे हैं।
तो चाइना से एक न्यूज आया है कि चीन 3 लाख सैनिकों की नई भर्ती करेगा, जबकि पूरे विश्व में उसकी सबसे बड़ी सेना है। उसके बाद भी उसे 3 लाख नए सैनिकों के भर्ती की आवश्यकता है। वो आवश्यकता क्यों है? क्योंकि चाइना की महत्वाकांक्षा और पाकिस्तान का मजहबी अंधापन, धर्मांधता, ये दोनों मिलकर विश्व को कहाँ ले जाएंगी, किस जगह ले जाएंगी, किस दिशा में ले जाएंगी, इसका जो मंजिल दिखाई पड़ रहा है वह बहुत ही भयानक है। पूरे विश्व के लिए भयानक है, पूरे विश्व की शांति के लिए भयानक है। तो निश्चित तौर पर चीन की जो साम्राज्यवादी नीति है, यह नीति एक नए अंधकार युग की ओर ले जा रही है। आने वाला वक्त जो संदेश दे रहा है वो बहुत ही अच्छा नहीं है। विश्व की शांति खतरे में पड़ रही है। इसलिए सभी लोगों को, बौद्धिक लोगों को, विवेकशील लोगों को यह विचार करना चाहिए कि विश्व की शांति कैसे कायम रहे। उस विश्व शांति में सबसे बड़ी बाधा चीन और पाकिस्तान है। एक तरफ चीन की साम्राज्यवादी नीति है, उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसकी सुपर पावर बनने की ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश एक भयानक युद्ध की ओर ले जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसका अंधापन, जिसकी धर्मांधता, वह भी एक भयानक मोड़ पर ले जाकर के खड़ी हो रही है। ये दोनों विश्व के लिए खतरा तो है ही, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या 2 मोर्चे तो हैं ही जो दिख रहे हैं, और आधा मोर्चा देश के अंदर है। इस देश में भी एक नहीं, कई पाकिस्तान है। उस सोच, उस विचारधारा को भी इस देश को लड़ना होगा। तो भारत का भविष्य, आगे का समय बहुत अच्छा नहीं है। बहुत ही संघर्ष की ज़रूरत है। इस देश को जागरूक होने की ज़रूरत है। इस देश को मजबूत सरकार की ज़रूरत है। इस देश को मजबूत भारत की आवश्यकता है, जिससे विश्व की में शांति कायम रहे, जिससे विश्व में मानवता कायम रहे, जिससे विश्व में इंसानियत कायम रहे। इसलिए वर्तमान में भारत को शक्तिशाली होना, मजबूत होना, यह वर्तमान की आवश्यकता है। क्योंकि आने वाले वक्त में भारत को ही दिशा निर्देशित करना पड़ेगा। संपूर्ण मानवता को, संपूर्ण विश्व को यह भारत का दायित्व है, यह भारत का अधिकार है, यह भारत का कर्तव्य है। यह दोनों भारत की ज़रूरत है, आवश्यकता है। संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण विश्व यदि भारत का परिवार है, तो भारत का मजबूत होना, भारत का शक्तिशाली होना वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो अब आइए चलते हैं कांग्रेस की ओर। कांग्रेस के एक लीडर जो इमरान को अपना भाई बता चुके हैं, बाजवा को भी अपना दोस्त, अपना भाई बना चुके हैं। ऐसे लीडर कांग्रेस के लिए मुसीबत ही बन रहे हैं। और कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के रास्ते
ये आम जनता को समझ में नहीं आ रहे हैं कि कांग्रेस जाना कहाँ चाहती है। कांग्रेस उन तत्वों के हाथों में खेलने लगी है जो इस देश के लिए खतरनाक हैं। इनके नेता जब भी कोई बयान देते हैं तो पूरे देश में हलचल मचती है। पूरा देश अचंभित होता है कि कांग्रेस को हो क्या गया है, इसकी भाषा कैसी है, इसकी सोच कैसी है, इसकी दिशा कैसी है। जब भी कांग्रेस के नेता बयान देते हैं तो हलचल होती है, अफरा तफरी मचती है, सनसनी फैलती है। जब भी ये बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इससे इनको लाभ क्या होता है, इससे इनका नुकसान क्या हो रहा है, क्या इनको एहसास नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। ये बयानबाजियाँ, इस तरीके के बयान अब आम कांग्रेसी ये मानने लगा है कि इस तरीके के बयानों से कांग्रेस का अहित हो रहा है। जिस तरह से पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के बीच तनातनी चल रही है, एक कद्दावर नेता तो पहले ही बाहर आ चुके हैं, वो अपनी पार्टी बना रहे हैं। आने वाले वक्त में वो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे जिसमें सत्ताधारी दल शामिल होगा। और जो सरकार इस समय पंजाब में चल रही है उस पार्टी के अध्यक्ष और सरकार दोनों में तालमेल नहीं है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कि आंदोलन और हड़ताल पर भी तैयारी चल रही है। तो इस तरीके से बयान, एक ही जगह बची हुई है कांग्रेस जहाँ पर कुछ मजबूत दिख रही है, अन्य प्रांतों में तो संघर्ष कर रही है। आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाले हैं उन जगहों पर बहुत मजबूत नहीं दिख रही है। जो कुछ मजबूती उसकी है वो पंजाब में है। लेकिन इस तरह के बयान देकर, इस तरह के बड़बोलापन दिखा करके कांग्रेस आत्मघाती रास्तों पर चल रही है। तो आने वाले वक्त में कांग्रेस को भी विचार करने की आवश्यकता है कि उसका अस्तित्व इस देश में रहेगा या वो भी अतीत का एक इतिहास बन जाएगा। वैसे भी कांग्रेस को ममता बनर्जी धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। जो भी कांग्रेस से टूटकर पार्टियां बनी हैं, जिन्होंने अपने नाम के लास्ट में कांग्रेस लगाया है, तो उनका जन्म कांग्रेस से हुआ है। तो उनकी सोच, उनकी विचारधारा वही है जो कांग्रेस की है। बस प्रश्न ये उठता है कि उस सोच, उस आइडियोलॉजी को कवर कौन कर रहा है, कौन उसका सच्चे रूप से पालन कर रहा है, उस सोच, उस आइडियोलॉजी की। तो इस समय कई दावेदार हैं। उन दावेदारों में एक ममता बनर्जी भी हैं, जिनका इस समय वर्तमान में एकमात्र उद्देश्य है कि मुख्य विपक्षी दल बनना, तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में परिवर्तित करना। इसलिए वो कांग्रेस को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी। पंजाब में कांग्रेस खत्म हो रही है, बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है, त्रिपुरा में यही दशा है। तो धीरे धीरे कांग्रेस को ममता बनर्जी समाप्त करने पर तुली हुई हैं। लगता है वो इन्हीं उद्देश्य पर आगे चल रही हैं। कांग्रेस की जो वर्तमान दशा है यह दयनीय है, बहुत ही दयनीय है। इस पर लग नहीं रहा है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस का भविष्य
लगभग अंधकार भरा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा चला रही है। उसके नेता अपनी ज़मीन तलाश कर रहे हैं, अपनी जड़ों पर वापस जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर भी जिस तरह से उनके नेता बयान दे रहे हैं, उन बयानों का परिणाम जनता में हलचल मचता है। जनता टिप्पणियां करती हैं और अपना सर पीटती हैं कि कांग्रेस को क्या हो गया है। इसलिए आने वाला वक्त कांग्रेस के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस को पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के मंथन करने की आवश्यकता है। यह एक राष्ट्रीय पार्टी रही है, बहुत दिनों तक सत्ता में भी रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता भी है। तो इसलिए कांग्रेस इस देश की आवश्यकता है। कांग्रेस की आवश्यकता इस देश को है। इसलिए मजबूत विपक्ष वर्तमान में कांग्रेस ही है, क्योंकि उसके जो भी जनमत है वो पूरे देश में है। उसके परसेंटेज कहीं कम है, कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन लगभग राष्ट्रीय पार्टी के रूप में यदि विपक्ष में कोई राजनीतिक पार्टी है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस की विचारधारा में थोड़ा सा यदि परिवर्तन आ जाए, थोड़ी सोच परिवर्तित हो जाए, तो कांग्रेस पुनः एक सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा कर सकती है। जिस तरह से कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलने लगती है, जिस तरह से कांग्रेस मोदी विरोध में गुम होकर के राष्ट्र का विरोध करने लगती है, यह विरोध निश्चित तौर पर उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए कांग्रेस को आत्ममंथन की आवश्यकता है। देश की आम जनता को वर्तमान में इन सारे तथ्यों को देखते हुए, अपने पड़ोसियों को देखते हुए, देश के अंदर छुपे हुए गद्दारों को देखते हुए, उनकी भाषा को देखते हुए, किसी की जीत पर भारत में जश्न मनाने की प्रक्रिया को देखते हुए भारत की जनता को जागरूक होना होगा, विवेकवान होना होगा। जिस राजनीति की शुरुआत हो रही है, 2022 के चुनाव में प्रयोग होने का प्रयास किया जा रहा है, उसको आम जनता को सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि जिन कमजोरियों की वजह से यह देश लगभग हजारों वर्षों तक गुलाम रहा है, उच्च सोच से इस देश को बाहर आना होगा। इस देश के युवाओं को मंथन करना होगा, विचार करना होगा कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश कैसे शक्तिशाली बने, कैसे यहाँ मजबूत सरकार बने। क्योंकि जो विश्व का सिचुएशन है, जो कंडीशन है, जो रूपरेखा है, जो दिख रहा है, वो बहुत अच्छा नहीं है। आने वाला समय निश्चित तौर से बहुत ही चैलेंज भरा है, बहुत ही संघर्ष भरा है। तो इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है भारत के हित में, संपूर्ण मानवता के हित में, संपूर्ण इंसानियत के हित में भारत की जनता को जागरूक होना होगा। क्योंकि उसके जो प्रबल
विरोधी राष्ट्र एक धर्मांध राष्ट्र है जो जाहिल है, जो धर्मांध है, जो नफरत से परिपूर्ण है, और दूसरा साम्राज्यवादी है। इन दोनों का एकमात्र उद्देश्य है भारत की बर्बादी। इसके अलावा इन दोनों का कोई उद्देश्य नहीं है।